अच्छा दसम के भैया ध्यान दें, आपकी जो प्रश्नावली चल रही थी 4.3 उसी में क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 11 लिखा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। कितने वर्ग हैं? 2। आप भी देखिए, है ना, आपका एक वर्ग आप जानते हैं, वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, एक वर्ग ये भी है, तो 2 वर्ग हैं। तो पहले वर्ग मान लीजिए, माना पहले वर्ग की एक भुजा, क्या माना हमने? यक्स मीटर। ठीक है, आप जानते हैं वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक भुजा को हमने मान लिया यक्स मीटर। तो प्रत्येक भुजा यक्स मीटर की होगी। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि आप ज़रा ये बताइए, जो आपने माना है उस वर्ग का परिमाप क्या होगा? परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का जोड़। ठीक है, अर्थात वर्ग के चारों तरफ की दूरी। ठीक, तो ये क्या कहा जाएगा? परिमाप। तो परिमाप धन यक्स, ये भी यक्स, ये भी यक्स, ये भी यक्स, तो चारों भुजाओं को आप जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? 4x। ठीक, तो परिमाप आपने निकाल लिया 4x मीटर। ठीक है, तो ये पहले वर्ग का परिमाप भी आपने निकाल लिया। अब प्रश्न में ये कहा गया है कि यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, ठीक है, तो दूसरे वर्ग का परिमाप में अंतर कितने का है? 24 मीटर। ठीक है, तो दूसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा? दूसरे वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? 4x प्लस 24। ठीक, ये दूसरे वर्ग का परिमाप हो गया। ठीक है, तो दूसरे वर्ग की भुजा नहीं मालूम हमको अभी, लेकिन दूसरे वर्ग का परिमाप हो गया। भैया पहले वर्ग का परिमाप 4x था, दूसरे वर्ग का परिमाप 4x प्लस 24 हो गया। अब आपसे कहा जाए कि दोनों में अंतर कितने का है? अंतर मतलब आप देख लीजिए, ये 4x कट जाएंगे तो 24 का तो अंतर रहेगा। तो इसका मतलब दूसरे वर्ग का परिमाप 4x प्लस 24 मीटर होगा। ये बिल्कुल सत्य है। अब कहा जाए कि दूसरे वर्ग की भुजा, भैया दूसरे वर्ग का परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, तो ये दिया गया है 4x प्लस 24, इसमें आप 4 का भाग दे दीजिए, है ना, तो दूसरे वर्ग की भुजा आ जाएगी। 4 का भाग दोगे तो यक्स आएगा इसमें, और ये 6 आ जाएगा, है ना। 4 दोनों पदों में भाग देंगे, 4 एक कम 4 एक्स आ जाएगा, 4 छंग 24, इसमें 6 आ जाएगा, तो यक्स प्लस 6 मीटर। ये दूसरे वर्ग की भुजा भी मालूम हो गई। अब प्रश्न में ये दिया गया था कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, प्रश्नानुसार पहले वर्ग का क्षेत्रफल, बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई, या भुजा गुणे भुजा। तो भुजा कितने की थी? यक्स की थी, है ना। तो भुजा गुणे भुजा अर्थात यक्स गुणे यक्स अर्थात यक्स स्क्वायर अर्थात भुजा स्क्वायर। तो ये पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकल आया। ऐसे ही दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये दूसरे वर्ग की भुजा क्या है? यक्स प्लस 6। ठीक है, तो ये भुजा है दूसरे वर्ग की एक भुजा, तो भुजा गुणे भुजा अर्थात यक्स प्लस 6 का गुणा कर देंगे तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात इसको आप ऐसे कह सकते हैं यक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर। अच्छा, गुणा कर लीजिए आप, है ना। अच्छा, इसका आप सूत्र लगा दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात यक्स स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 2ab, तो 6 दूनी 12 और यक्स 12 यक्स। ये दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। प्रश्न ने क्या कहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है ना, तो पुनः प्रश्नानुसार
तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या है एक्स स्क्वायर धन दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 एक्स। तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग हमने कर दिया। दोनों के क्षेत्रफलों का योग क्या है 468 मीटर स्क्वायर, ये किताब में दिया गया है। अच्छा, तो अब आप जान रहे हैं एक्स स्क्वायर जुड़ गया 2x स्क्वायर और प्लस 12x प्लस 36 ऋण 468 बराबर 0। ठीक है, तो 2x स्क्वायर रहेगा। अच्छा, 2x स्क्वायर प्लस 12x और 36 से 400 अच्छा घटा लीजिए तो 8 से 6 घट जाएगा 2 और 6 से 3 घटेंगे 3, ये 4 ऋण में रहेगा बराबर 0। 2 का भाग दे देते हैं। जब आप 2 का भाग दे दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x ऋण 2 दूनी 4 2 एक कम 2 और 2 छः 12 बराबर 0। इसका अर्थ ये हो गया कि 216 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका घटाना 6 हो। ठीक है, 216 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका घटाना 6 हो। तो 216 के गुणनखंड कर लो तो हमको लगता है 18 गुणे 12 आएगा, है ना। 12 अट्ठे 96, 12 एक कम 12 और 9 21, ठीक तो है। 18 से 12 घटा दो 6 आ भी जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 6 कैसे आया 18 से जब आपने 12 घटाया, ये गुणनखंड है हम कर रहे हैं तो गुणनखंड इससे कर लीजिए। अब आप गुणनखंड कैसे कर लेते हो ये आप पर निर्भर है, गुणनखंड करना ही पड़ेगा। ये लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा कर दो 18x ऋण 12x ऋण 216 बराबर 0। एक्स इसमें कामन ले लो तो एक्स प्लस 18, इसमें ऋण 12 कामन ले लो तो एक्स प्लस 18 इसमें भी आएगा बराबर 0। चूँकि ऋण कामन हो गया तो अंदर धन तो बचेगा, दोनों पद धन में हो जाएंगे। अब 12 कामन लिया अर्थात 12 का भाग, तो 12 कम 12 यहाँ एक्स बचेगा। अब 12 का भाग इसमें दोगे तो 18 आएगा। ठीक, अब क्या कामन है एक्स प्लस 18, क्या बचेगा एक्स माइनस 12 बराबर 0। तो कुल मिलाकर आपने देखा x प्लस 18 बराबर 0 और x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर 0 धन 12, x बराबर 12 और ये x बराबर 0 माइनस 18 अर्थात x बराबर ऋण 18। अब आप बताइए ऋण 18 मानेंगे क्या आप? ऋण 18 तो लेंगे नहीं क्योंकि भुजा ऋण में थोड़ी होगी, ये सही है, धन में होती भुजा। तो अर्थात लिख दीजिए अर्थात x बराबर 12 मीटर, है ना। इसका मतलब जो ये पहला वर्ग है उसकी एक भुजा क्या आ गई 12 मीटर। पहले लिख दीजिए पहले वर्ग की एक भुजा बराबर 12 मीटर। अब दूसरे वर्ग की एक भुजा क्या हो जाएगी? आप जानते हो कि ये क्या है 6 अधिक है। ठीक है, दूसरे वर्ग की जो भुजा है वो क्या निकाला था आपने x प्लस 12, x का मान रख दो 12, नहीं x प्लस 6 थी। दूसरी भुजा क्या थी आपकी? दूसरे वर्ग की भुजा क्या थी? x प्लस 6 थी। अब x का मान 12 लिख दो, ये 6 आपका रहेगा तो 12 6 18। तो दूसरे वर्ग की एक भुजा क्या होगी 18 मीटर। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आपकी अंतिम एक्सरसाइज है, ठीक है, किताब में आप देखिएगा अंतिम एक्सरसाइज में ये प्रश्न हैं, कुल 4 प्रश्न दिए गए, 5 ये देखिए अंतिम जो एक्सरसाइज है उसमें कुल 5 प्रश्न, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां, है ना। प्रश्नावली 4 में 4 लिखा है। पहला, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको कुछ बातें हम बता रहे हैं, उन्हें याद करना पड़ेगा, यह आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो एक मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा ये डी अर्थात विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट। क्या सूत्र होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये विविक्त कर का फार्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब जब डी का मान बराबर 0 अर्थात डी का मान जब निकालो 0 आ जाए तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक, है ना।
परिमेय, ठीक है, असमान, ये याद रखिएगा। अगर डी का मान शून्य से बड़ा आ जाए तो वास्तविक, ठीक है, और असमान, क्या होंगे, असमान, और क्या लिखेंगे, परिमेय या अपरिमेय, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, परिमेय कब लिखेंगे, अपरिमेय कब लिखेंगे। तो हम यहाँ क्या लिख दे रहे हैं, परिमेय, है ना। डी का मान जब शून्य से बड़ा हो तो मूल परिमेय होंगे, लेकिन परिमेय कब लिखोगे, जब डी पूर्ण वर्ग हो, है ना। जैसे आप जानते हो चार क्या है, पूर्ण वर्ग है। 9 क्या है, पूर्ण वर्ग है। 16 क्या है, पूर्ण वर्ग है ना। अर्थात इनका वर्गमूल निकल आएगा। ये किसी भी संख्या का वर्ग हैं। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 25 भी पूर्ण वर्ग है। तो इस प्रकार ये है कि जब डी का मान शून्य से बड़ा हो, लेकिन ये भी ध्यान रखना पूर्ण वर्ग हो, तभी क्या लिखेंगे, परिमेय, ठीक। अगर डी का मान पूर्ण वर्ग क्या न हो, पूर्ण वर्ग न हो तो, है ना, अपरिमेय, क्या लिखेंगे, अपरिमेय, याद रहेगा ये तो लिखा जाएगा। वास्तविक असमान तो लिखा ही जाएगा। परिमेय कब लिखेंगे, अपरिमेय कब लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। परिमेय कब लिखेंगे, जब डी का मान शून्य से बड़ा हो लेकिन पूर्ण वर्ग हो तो परिमेय। अगर शून्य से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग न हो तो अपरिमेय। अगर डी का मान शून्य से कम है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अवास्तविक या काल्पनिक। मूल क्या होंगे, काल्पनिक या अवास्तविक, ठीक है, ये ध्यान रहेगा, याद रहेगा। तो ये आप सभी भैया ईमानदारी से अच्छी प्रकार से इसको याद रखेंगे, भूले ना आपको, ठीक है। बात समझ कि नहीं है समझ में। अर्थात अवास्तविक मतलब क्या है, मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात क्या होंगे, काल्पनिक होंगे या अवास्तविक लिख दीजिए, ठीक। बस आज का कार्य इतना ही शेष फिर।